गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हाउ आर यू। आ जाओ फटाफट। क्लास शुरू हो चुकी है। इवेंट देखा नहीं आप? 9 बजे आगे मैंने 9:15 का लगवा रखा था। अरे कोई थोड़ा सा सीटेट का पेपर था और दोस्त को छोड़ना था। आ जाओ फटाफट, एक बार सेक्शन को लाइक और शेयर कर दो, पढ़ना शुरू करेंगे ना। शेयर कर दो फटाफट एक बार। पहले हमने जो आपके वीडियो के नाम से थंबनेल जो आ रहा है, वीडियो मेंस के अकॉर्डिंग अपन बात करें। मैंने पहले आपको क्लास के अंदर कह रखा था कि जो क्लास चला रहा हूं वो टॉपिक मुझे पता था, क्योंकि मैंने पहले दिन आपको यदि याद हो तो एक दिन मेंस के इवेंट के अंदर प्रमोशनल वीडियो में कहा था कि आपका प्री का सिलेबस ही आपका मेंस का रहने वाला है। 90-95% वो के वही है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। राजस्थान और भारत के टाइटल में आपको दिया हुआ है परियोजना और अपवा जल संसाधन का पॉइंट दिया हुआ है आपके सिलेबस में। क्या दिया हुआ है आपके सिलेबस में? भारत और राजस्थान की। और ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक मैंने शुरू कर रखा है, भारत एवं राजस्थान। राजस्थान परियोजना, राजस्थान क्या परियोजना, दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा। परियोजना भारत और राजस्थान परियोजना, और साथ में जल संसाधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जल संसाधन दिया। जल संसाधन में नदी अपवाह तंत्रीय प्रणाली आ जाएगी, नदियां भारत और राजस्थान के दृष्टिकोण की आ जाएगी। तो अपनी टॉपिक भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस की ही है, ठीक है। तो एक बार सेक्शन को आप लाइक और शेयर करो, और ताकि मैं पढ़ाना आपको शुरू करूं। रेडी हो भाई? एवरीवन रेडी हो? बोलो। एवरीवन रेडी हो? तो पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन को लाइक और शेयर। प्रणाम सोनिया, नमस्कार। और जगपाल सिंह सिसोदिया, अभी प्री में आपके आशीर्वाद से मजा आएगा सर, मेंस में भी आपका आशीर्वाद चाहिए। जयपाल, आशीर्वाद तुम्हारे सब हमेशा साथ में ही रहता है, बस हमारा काम है मेहनत कराना। और देखिएगा मेंस में क्या झंडे गाड़ेंगे अपन, मैं लिख के दे रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। प्री में तो थोड़ा सा मेरे को कुछ पॉइंटों में डाउट था, अब मेरा सारा क्लियर हो गया कि अधीनस्थ बोर्ड ग्राम सेवक को चाहता कैसे, मेंस का पेपर कैसे ज्योग्राफी से ठोकेगा। मैं बता रहा हूं आपको, एक प्रश्न नहीं छोड़ूंगा। आपके ऑब्जेक्टिव सीरीज से सारे प्रश्न नहीं आए तो गारंटी है, एवरीवन, है ना। पर थोड़ा सा एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को बराबर रेडी करते रहना, है ना। ऐसे नहीं कि पढ़ा दिया बस चले गई, क्लास ले गई, ऐसे नहीं होता। सारी चीजों को टाइम पर फॉलो करना होता है ना। तो मेरी इस टेस्ट सीरीज को एक आप ध्यान रख लीजिएगा। ये पीडीएफ जो मिलती है आपको, पीडीएफ जो आपको मिलेगी, जेडी सर ज्योग्राफी, जेडी सर ज्योग्राफी, जेडी सर ज्योग्राफी के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च मार सकते हैं। अड्डा 247 राजस्थान के नाम पर भी आप सर्च मार सकते हैं। दोनों पर ये टेलीग्राम शेड्यूल में आपको मिलता है। वहां पर बहुत सारे कंटेंट में ज्योग्राफी के संदर्भ में, कल्चर हिस्ट्री के संबंध में डालता रहता हूं। तो आप टेलीग्राम को सर्च मारें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जेडी सर ज्योग्राफी, है ना, पीडीएफ वहां पर आपको मिलेगी। 50 प्रश्न में इसके करा चुका हूं। जो बच्चा पहले दिन बैठा हुआ है वो पिछले वीडियो को देख ले। इसके नष्ट परियोजना का दृष्टिकोण, भौतिक संरचना इंडिया का शेड्यूल मैंने पूरा फिजिकली संरचना आपकी दी हुई है मेंस के अंदर, ध्यान रखना। फिजिकली संरचना आपके मेंस में दी हुई है। तो पिछले दिन से, जिस दिन से लगभग 7-8 दिन से 10 दिन से क्लास चल रही है, उनको सबको रिपीट कर लें, और दोबारा टाइम शेड्यूल रातों में इनको रिपीट करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज के सेक्शन को 50 क्वेश्चन कर चुका हूं, और 51वें क्वेश्चन की मैं चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। ये क्वेश्चन करा गया था, एक बार राइट आंसर दे दो। कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा का निर्माण होता है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गंजू एडिटर, थैंक यू सो मच, वेलकम। गुरुजी राम सर से राम राम, राम राम बेटा, राम राम। और आज से सेक्शन आपका शुरू वीडियो का, ठीक है। तो यहां से आप शेड्यूल को बना सकते हैं। तो बताइए, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? कहां पर बनती है ये बताओ। कहां पर भागीरथी अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है? तो देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग। सबको पता है, आंसर सबका आना चाहिए। एक बार सेक्शन को शेयर कर दो फटाफट से, सेक्शन को फटाफट से शेयर कर दो भाई।
यस, सबका आंसर सही है क्या? सबने आंसर सही दिया है क्या? कहां पर भागीरथी अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग, वेरी गुड। देवप्रयाग नामक स्थान से गंगा का निर्माण होता है। और किस स्थान से गंगा अलग होती है? किस स्थान से गंगा नदी दो शाखाओं में विभक्त होती है? दो शाखाओं में क्या होती है? शाखाओं में विभक्त होती है, विभक्त होती है। भाई इसमें कंटिन्यू लाइक और चैट का वो कमेंट करते रहो बीच बीच में आप। किस स्थान से गंगा नदी दो शाखाओं में विभक्त होती है ना? तो बताना फटाफट से आपको, किस स्थान से गंगा नदी विभक्त होती है? फटाफट से बताओ, कमेंट करो कौन सा स्थान है जहां से गंगा नदी की दो शाखा बनती है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। फरक्का, वेरी गुड। फरक्का नामक स्थान है, फरक्का पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान से दो शाखाओं में डिवाइड होती है। एक कौन सी बनती है? हुगली बनती है, हुगली। और एक क्या बनती है? एक बनती है पद्मा। ठीक है, हुगली पश्चिम बंगाल के अंदर कहलाती है, पश्चिम बंगाल में हुगली कहा जाता है, और पद्मा बांग्लादेश में कहा जाता है। तो बांग्लादेश में किस नाम से संबोधित की जाती है? तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में पद्मा के नाम से संबोधित की जाती है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बढ़िया प्रश्न। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील का नाम आपको बताना है, बताइए फटाफट से। यस, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं। पुलिकेट, वेम्बनाड, पेंगोंग। लंबी झील बताना है जो नौकायन प्रतियोगिता के लिए फेमस हो सकती है, जो नौकायन प्रतियोगिता के लिए फेमस हो सकती है। ध्यान रखना, सोच समझ के आंसर देना, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी। बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो वेम्बनाड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। वेम्बनाड इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों ने गलत भी दिया है। वेम्बनाड ध्यान रखिएगा 96 किलोमीटर लंबी, कितनी किलोमीटर लंबी है? 96 किलोमीटर लंबी है। और वेम्बनाड केरल के अंदर स्थित झील है। किसके अंदर स्थित है? केरल के अंदर स्थित झील है, ध्यान रखिएगा, है ना। पुलिकेट झील कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताएंगे। पेंगोंग झील कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताएंगे। पेंगोंग कहां पर है बताओ। और कोलारू झील कहां पर है? कोलारू झील मीठे पानी की झील है, तमिलनाडु के अंदर। मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना, मीठे पानी की झील है। और मीठे पानी की झील कौन सी है? कोलारू झील है, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? कोलारू झील कहां पर है बताओ। कोलारू झील मीठे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश, है ना। कोलारू झील की आप बात करोगे तो मीठे पानी की झील के दृष्टिकोण के रूप में पढ़ी जाएगी, ध्यान रह जाएगा। आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है। जबकि पुलिकेट जो झील है, पुलिकेट जो झील है आपको सबको पता है तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु। कमेंट मैंने देख लिया है। सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र, सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र, अंतरिक्ष धवन केंद्र, ध्यान रखिएगा, इसी झील के किनारे स्थित है। पेंगोंग झील कहां पर है? पेंगोंग, पेंगोंग झील कहां पर है? पुलिकेट तो खारे पानी की झील है। अरे पुलिकेट खारे पानी की है भैया, लेकिन कोलारू झील तो मीठे पानी की है। फूफा 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 फूफा, लद्दाख तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। पेंगोंग झील, तो पेंगोंग झील कहां पर हो गई? लद्दाख के अंदर हो गई क्या? पेंगोंग झील कहां पर हो गई? लद्दाख के अंदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? एक बार सेक्शन को ले जाओ, लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, 50 क्लोज करा दो जल्दी, फास्ट।
अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहा है, और इस प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का क्या करती है? निर्माण। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। बहुत बढ़िया। देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का क्या करती है? निर्माण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोदावरी, गुड, शाबाश। गोदावरी इज द राइट आंसर। प्रथम नदी तो कौन सी है? प्रथम नदी गंगा नदी है, सबको पता है ना। जबकि ध्यान रखिएगा 31, 28, 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जल ग्रहण क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र है। और ध्यान रखिएगा 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी, जो भारत के दृष्टिकोण में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के साथ पड़ी जाती है, जो प्रायद्वीपीय पठार की गंगा कहलाती है। प्रायद्वीपीय पठार की क्या कहलाती है? पठार की गंगा कहलाती है। बूढ़ी गंगा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, गंगा कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे आता है बहुत बार, मैं आपका आईक्यू चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं। प्रायद्वीपीय पठार में प्रायद्वीपीय पठार की दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एक लैंग्वेज तो ये है, प्रायद्वीपीय पठार की दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, ये लैंग्वेज है आपकी। और ऑप्शन इसमें आपके सामने जो दिया हुआ वही ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। इसके हिसाब से भी राइट आंसर क्या बनेगा? इसके हिसाब से भी राइट आंसर गोदावरी, सहायक, मजरा, बेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, साबरी। बहुत बढ़िया, शानदार, गुड, है ना। कमेंट में आपको आंसर देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? फरक्का बैराज जो मैंने आपको बताया बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण में पढ़ा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? बांग्लादेश को बहाकर ले जाने वाले पानी को रोकना, कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना और गंगा नदी के जहाजों की आवाजाही को सुगम्य बनाना। बहुत बढ़िया। तो क्या राइट आंसर होगा? बहुत बढ़िया, शानदार, गजब 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 गजब। बताओ क्या आंसर होगा फटाफट से। फरक्का बैराज के निर्माण का मुख्य उद्देश्य आपको बताना, मुख्य उद्देश्य नहीं है वो बताना। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नहीं है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बांग्लादेश के को बहाकर ले जाने वाले पानी को रोकना, इस पानी को रोकना इसका उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखो, उद्देश्य दिया हुआ है कि कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर क्या करना? रोकना, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना और गंगा नदी के जहाजों की आवाजाही को सुगम्य बनाना। ये तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य रखे गए हैं फरक्का बैराज के। कितने उद्देश्य है? तीन महत्वपूर्ण। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। और यहीं से मैंने बोला है कि गंगा नदी दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली बन जाती है, एक पद्मा बन जाती है। तो एक ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये शानदार प्रश्न है, मैं बता रहा हूं इसका कोई जवाब नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न। गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? बहुत बढ़िया।
गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? जल विभाजक के लिए एक पर्वत, पठार, उच्च भूमि में से कुछ भी हो सकता है जो दो तंत्रों को अलग करने का काम करता है। उदाहरण के लिए आप डाल सकते हो पश्चिमी घाट पर्वतमाला, मध्य उच्च भूमि है, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा वाली, ये कहानियां सब जल विभाजक का ही काम करती है। तो जल विभाजक के कारण ध्यान रखिएगा, गंगा सिंधु नदी का पानी अलग अलग होता है, तो ये कौन भूमिका निभाता है बताओ फटाफट। अंबाला हरियाणा, वेरी गुड, शाबाश। अंबाला हरियाणा या अंबाला पंजाब? तो अंबाला जल विभाजक, अंबाला जल क्षेत्र विभाजन का क्या करता है? काम करता है, विभाजन का काम करता है। अंबाला जल क्षेत्र विभाजन का काम करता है। वो नहीं आवे किट्टू चौधरी आ जाएगा। आप देख लो, अंबाला ध्यान रखना किस किस के बीच में? सिंधु और गंगा के बीच में, सिंधु और गंगा के बीच में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भाई आपके शेड्यूल में एक कंडीशन कैसे बनती है यदि आप देखोगे, मैं पेपर में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां आप शेड्यूल में देखते हो तो ये सिंधु नदी है और ऐसे बहती है ना, और ये सिंधु की सहायक नदियां सब इसमें जाकर मिलती है। क्लियर है? ये सहायक नदियां सारी इसमें जाकर मिल रही है, ये ऐसे सहायक नदियों का दृष्टिकोण है। और नीचे दक्षिण क्षेत्र में जब आप देखोगे तो ये ऐसे गंगा का दृष्टिकोण है। तो गंगा में बहुत सारी सहायक नदियां इसके अंदर आकर मिल रही है, गंगा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी। ठीक है, ये शेड्यूल में आप जब देखते हो तो ये ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिलती है ना। फिर यमुना की नदियों का दृष्टिकोण, यमुना की सहायक नदियां इसमें आ जाती है और इस तरह से दृष्टिकोण की स्थिति बनती है। जब आप इसको मूल शाखा के रूप में देखते हो, क्लियर, तो मूल शाखा के रूप में देखते हो तो दोनों के बीच में जो शेड्यूल आती है ये अंबाला बेल्ट की आती है। ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, ये अंबाला बेल्ट है। यहाँ पर सिंधु मुख्य नदी नहीं है, सिंधु की सहायक नदियों का बात है, और अंबाला मुख्य बेल्ट की स्थिति देखती है। तो ये है अंबाला बेल्ट है, और जो दो जल विभाजक का काम करने का काम करती है। ठीक है, ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ऐसे बन जाती है। ये मुख्य रूप से गंगा हो गई, ये रामगंगा हो गई, ये गोमती हो गई, ये घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई। ठीक है, ये बेसिक शेड्यूल में आप इसमें देख सकते हो। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो गया है 54 का। अगला क्वेश्चन, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है। अपलावन से तात्पर्य क्या है? इसमें जल कहां से आता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, कोई फैक्ट नहीं है क्वेश्चन के अंदर। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, जिसमें जल कहां से आता है? बहुत बढ़िया। और आप कह सकते हो कि सरहिंद और भाखड़ा इस प्रकार की नहरों के विशेष एग्जाम्पल आपके सामने रहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आंसर होगा? रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदा, यमुना। ठीक है, ठीक है, वो तो समझ गया मैं। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा भाई, सतलज नदी से। ठीक है, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन जो नहरें निकाली जाती है वो कहां से निकाली गई है? सतलज नदी से निकाली गई है। और बहुत दृष्टिकोण में आप ये देख सकते हो, तो राइट आंसर यहाँ पर सतलज नदी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नदी समूह का तिब्बत में जन्म होता है? निम्न में से किस नदी समूह का तिब्बत में जन्म होता है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गंगा, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, चिनाब, रावी, सतलज। ध्यान रखिएगा, और ये तिब्बत का क्षेत्र है और मानसरोवर झील के निकट की स्थिति, ये पूछना चाह रहा है आपसे प्रश्न में। तिब्बत मानसरोवर के झील के निकट की स्थिति है, और यहां से आपको बताना है कि कितनी नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, दो मुख्य नदियों के दृष्टिकोण की स्थिति तो आप देख सकते हो, तो ऐसी नदियों का दृष्टिकोण है। तो ये तो हो गई सिंधु नदी, ये हो गई सतलज नदी,
सतलज, सतलज, ठीक है। और ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। तो 3 मुख्य नदियां हो गई। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तिरछी और साइड वेज अपर्दन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है वो क्या कहलाता है? तिरछी और साइड वेज के नाम से जिसको आप संबोधित करते हो, हैं? तिरछी और साइड वेज अपर्दन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है वह कहलाता है पार्श्विक संरक्षण, ऊर्ध्वाधर संरक्षण, गौरव संरक्षण और माध्यम संरक्षण। किस नाम से संबोधित किया जाता है? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया। क्या आंसर होता है बताओ? सिंधु, बोखर, चुन्नत, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर। पार्श्विक संरक्षण इज द राइट आंसर। गुड, पार्श्विक संरक्षण इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है? नदियां क्या करती है? अपने किनारों का, नदियां अपने किनारों का अपर्दन करती है। किनारों का क्या करती है? किनारों का अपर्दन करती है, अपर्दन करती है जिससे उनका मार्ग विस्तृत हो जाता है, जिससे उनका मार्ग विस्तृत हो जाता है। मार्ग क्या हो जाता है? विस्तृत। विस्तृत मतलब चौड़ा हो जाता है। मार्ग विस्तृत या चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की कंडीशन यहां पर जब देख सकते हैं तो तिरछी और साइडवेज अपर्दन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है वो क्या कहलाता है? पार्श्विक संरक्षण कहलाता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के रूप में आप जब देखोगे तो अपोजिट कंडीशन बनती है। ऊर्ध्वाधर में आप देखोगे तो ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? वी आकार की घाटी का क्या होता है? निर्माण होता है। ऊर्ध्वाधर अपर्दन से क्या होता है? अपर्दन से वी आकार की घाटी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक, पार्श्विक मतलब किनारा होता है, पार्श्विक का नंबर मतलब ऐसे ही समझ है। तो किनारों का अपर्दन होता है। किसका? किनारों का अपर्दन होता है तो मार्ग चौड़ा होगा ही होगा। और यही चीज कह रहा है कि नदी घाटी विस्तृत हो जाती है, तो विस्तृत हो जाती है तो कौन से अपर्दन स्वरूप से होती है? पार्श्विक संरक्षण अपर्दन स्वरूप से ये कंडीशन देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र किसे माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। क्या आंसर होगा? इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल सही। इंदिरा गांधी नहर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई संयंत्र के रूप में पढ़ी जाती है और बड़े पैमाने पर क्या होती है? पैमाने पर सिंचाई होती है, बड़े पैमाने पर सिंचाई होती है और राजस्थान के शुष्क इलाके को सिंचित करने का काम करती है। शुष्क
इलाके को क्या करती है, इलाके को सिंचित करने का काम करती है, सिंचित करने का काम करती है, जिसका उद्देश्य सतलज व्यास और रावी इन नदियों का पानी क्या करना, उपयोग में लेना और इन नदियों के पानी से शुष्क प्रदेश में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। ये बहुत बड़े पैमाने पर है, भारत की सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र के रूप में ये पैमाना आपके सामने रखा गया। बकिंघम नहर की बात करोगे तो ध्यान रखिएगा कोरोमंडल तट पर है। कहां पर है, कोरोमंडल तट पर है, कोरोमंडल तट पर है और कोरोमंडल तट के समानांतर एक खारे पानी का स्रोत है। खारे पानी का क्या है, पानी का स्रोत है और खारे पानी का स्रोत ध्यान रखिएगा जो फैला आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर फैला हुआ, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के अंदर ये फैला हुआ है। खारे पानी का स्रोत है, कोरोमंडल तट के सारे बकिंघम नहर के रूप में प्रसिद्ध है, इसको आप जान सकते हो। तो ये बेसिक शेड्यूल की स्थिति आपको देखना है। इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर का संबंध आपके सामने हो गया और एक आपके सामने ऑप्शन में और दिया हुआ वो है ताजेवाला। तो बता सकता है कि कोई ताजेवाला का मामला कहाँ है, ताजेवाला बैराज कहाँ है, ये ताजेवाला बैराज कहाँ है, कोई कमेंट करके बता दो तो मैं मान जाऊंगा। ताजेवाला नहर, जो ताजेवाला एक बैराज है, एक बांध है ताजेवाला बांध है ना, और HR हरियाणा के अंदर है और यमुना नदी पर है। कहां पर है, यमुना नदी पर। तो यमुना नदी पर HR हरियाणा के अंदर, ध्यान रखिएगा आप बेसिक शेड्यूल में देख सकते हो, ताजेवाला बांध है और इसका उद्देश्य फिर हरियाणा के अंदर सिंचाई करना पूरा हो जाता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कोगवाड़ा न्यूमेरिकल पार्क परियोजना किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं प्रश्न का, बहुत शानदार। कोगवाड़ा न्यूमेरिकल पार्क परियोजना किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है। 6600 मेगावाट की क्षमता वाली यह परियोजना, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है और इसका संबंध किस राज्य से है तो आपको बताना है। कोगवाड़ा जो है न्यूक्लियर पार्क योजना के संदर्भ में है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका की वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन कंपनी है और भारत सरकार के भारतीय परमाणु विद्युत निगम को, ध्यान रखिएगा, AP 1000 नामक परमाणु रिएक्टरों की आपूर्ति करने का इसका प्रमुख लक्ष्य है। और मेगावाट क्षमता 6600 मेगावाट है, 6600 मेगावाट की क्षमता MW के साथ ये पढ़ी जाती है। इसका संबंध किससे हो गया, आंध्र प्रदेश से हो गया। संबंध किससे हो गया, आंध्र प्रदेश से इसका संबंध हो गया। क्लियर है भाई एवरीवन, ठीक है, कर्नाटक नहीं आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है, या सांगपो नदी के नाम से तिब्बत में कौन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रह्मपुत्र को, शाबाश, सबका राइट आंसर है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र झील, यदि आप इसकी बात करोगे तो मानसरोवर झील से निकलती है। चोमो युगमुग, चोमो युगडुग, ध्यान रखिएगा ग्लेशियर क्षेत्र है, ग्लेशियर क्षेत्र, चोमो युगडुग ग्लेशियर क्षेत्र है और इससे निकलती है। और निकलने के बाद बहती तो तिब्बत में क्या कहलाती है, तिब्बत के अंदर इसको सांगपो के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, और जैसे ही तिब्बत से बहने के बाद ये आप बात करोगे भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में किस नाम से कहलाती है, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से संबोधित करते हैं, तो बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना के नाम से, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना, जमुना कहा जाता है। ये ध्यान रखना, बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, जबकि गंगा बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। गंगा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, पद्मा के नाम से संबोधित, है ना। और फिर गंगा और पद्मा दोनों एक साथ मिलती है ना, गंगा पद्मा मिलती है तो मेघना बन जाती है। क्या बन जाती है, गंगा
और पद्मा जब मिलती है तो किस नाम से संबोधित हो जाता है? मेघना। हालांकि मेघना जो है एक सहायक नदी है छोटी सी ब्रह्मपुत्र की, वो आकर मिलती है और उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र हो गया, जमुना हो गया, शांगपो हो गया, ये तीन महत्वपूर्ण नाम है। और ग्लेशियर क्षेत्र की आप बात करोगे तो चोमो युगडो ग्लेशियर क्षेत्र है, वहां से ये निकलती है। और आप ये कह सकते हो हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी अपवा तंत्रों के बीच में देखने को मिलती है और बहुत लंबाई के साथ बहती, जब बहती तो 3 से 4 देशों को कवर करती है, बहती है ना। 2916 किलोमीटर की लंबाई है, कितनी है? 2916 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में सम्राट है, ठीक है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांजुली द्वीप है, असम के अंदर। मांजुली द्वीप है असम के अंदर, ये आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बढ़िया, सेक्शन को लाइक और शेयर कर दो एक बार। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चक्कर क्या हुआ, बच्चे आके चले गए क्या? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बढ़िया। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपको पता है? गोदावरी है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी प्रश्न करा दिया है। अगला क्वेश्चन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? व्हाट इज दिस दामोदर वैली कॉर्पोरेशन? संवैधानिक निकाय है, दामोदर घाटी को देखभाल करने का एक नगर निगम है, बिहार में स्थित निजी उद्यान है, गैर सरकारी संगठन है। तो बताएंगे आप दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? भारत सरकार द्वारा 1948 में स्थापना की गई थी इसकी वही। बहुत बढ़िया। तो क्या ऑप्शन होगा? अरे शांति मोहन चौधरी कृष्णा, डी ऑप्शन गैर संगठन, गलत आंसर। दामोदर घाटी को देखभाल करने वाला एक नगर निगम है, ये ध्यान रखना। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? तो दामोदर घाटी को देखभाल करने वाला क्या है? क्या है? देखभाल करने वाला एक नगर निगम है जिसकी स्थापना 1948 में की गई, 1948 के अंदर की गई, ठीक है। दामोदर वैली, दामोदर ध्यान रखिएगा बेसिक जब बहती है तो हमने जब देखते हैं तो क्या शेड्यूल में बनता है? ये महत्वपूर्ण शेड्यूल यही बनता है ना। ये गंगा के शेड्यूल में जब 2 शाखाएं बन जाती है, एक ये पद्मा बन जाती है और एक हुगली बन जाती है ना। हुगली, पद्मा और हुगली के नाम से संबोधित बनती है, तो ये हुगली में आकर मिलती है ना। तो हुगली की सहायक नदी है कौन सी? किसकी सहायक नदी? हुगली की। हुगली की सहायक नदी है, सहायक नदी है। और पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। क्लियर है? बेसिक शेड्यूल में आप जब देखोगे तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? बहुत बार करा दिया, तो आपको पता है सबको अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? उत्तरी पूर्वी भारत, पूर्वांचल भारत की बात कर रहा है, उसके अंदर सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? अरे यार उस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रश्न है ना, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती, इस प्रश्न को दोबारा ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली क्या है? अमरकंटक का पठार है ना बेटा, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, ये पठार है। तो इस पठार के पश्चिमी भाग से, पठार के पश्चिमी भाग से, समझ में आ रहा है क्या? पठार के पश्चिमी भाग से जो नदी निकलती है, ये प्रॉपर पठार से नहीं निकलती। बेसिक शेड्यूल में ये नर्मदा निकलती है, पश्चिमी भाग से निकलती। कहां से निकलती? पश्चिमी भाग से, पश्चिमी भाग से निकलती। जबकि मूल जो नदी है,
एकदम उत्तर से इससे निकलकर ऐसे बहती है और गंगा नदी में जाकर मिलती है। किसमें मिलती है? गंगा नदी में जाकर मिलती है। समझ में आ रहा है? किसमें मिलती है? गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो मूल जो नदी, यदि ऑप्शन में यदि ध्यान रखिएगा अमरकंटक के पठार से निकलने के बाद सोन नदी साथ में आती है तो सोन नदी इज द राइट आंसर होगा भाई। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि दोनों ऑप्शन में आते हैं नर्मदा और सोन, यदि ऑप्शन में सोन नदी साथ में नहीं आती है तो नर्मदा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप नर्मदा और सोन दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तब सोचने का विषय हो गया। तब ध्यान रखिएगा अमरकंटक की पहाड़ी और ये पठार दोनों थोड़ा सा डिफरेंट शेड्यूल में। यदि पहाड़ी क्षेत्र की बात आ जाए तो अमरकंटक की जो पहाड़ी है की पहाड़ी, तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो निकलेगी वो आप नर्मदा कर सकते हो। लेकिन अमरकंटक के पठार की बात कर रही तो पठार से सोन नदी आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है वो गोपर पठार के पश्चिम भाग में है। गोपर पठार के पश्चिम भाग में पहाड़ी क्षेत्र का इलाका, और पश्चिमी भाग से जब ये नदी निकलती तो थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे शेड्यूल में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप तीन नदी, एक नदी महानदी और निकल जाएगी अमरकंटक क्षेत्र से, तो तीन महत्वपूर्ण नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। ये एक देखो तीनों नदियों का बहुत बढ़िया शेड्यूल है। यदि आप देखोगे तो ये पठार की संरचना में एक नदी जाती पश्चिम की ओर, एक नदी जाती पूरब की ओर और एक नदी जाती उत्तर की ओर, ऐसे शेड्यूल की स्थिति। और ये भाई साहब अमरकंटक, अमर क्या है? अमरकंटक है। तो अमरकंटक से तीन नदियां निकलती है ना, एक क्या निकलती है? एक दामोदर नदी भी निकलती है। दामोदर नदी भी अमरकंटक के पठारी क्षेत्र से निकलती है। तो भी तीन वैशिष्ट। लेकिन जब ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आता है ना, है ना, ये प्रश्न आता है तो जब सोन नदी आपको राइट आंसर करना है। सोन नदी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर? हाँ मतलब ये दक्षिण बेसिक एक्चुअली दक्षिण पूरब होता है। एग्जैक्ट क्या होगा? दक्षिण पूरब होगा ना। तो दक्षिण भी आप कह सकते हो, पूरब भी आप कह सकते हो। तो बेसिक शेड्यूल में पठार है अमरकंटक का। क्या मैं मेरी बात को समझा पाया? क्या आपकी बात समझ में आई एवरीवन? बहुत बढ़िया। अनिजाट राज, मणिपुर को जीवन रेखा, ठीक है, प्रश्न ये शेड्यूल में हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? डल झील, जो उत्तर में चिल्का झील, ये उत्तरी पूर्व में वैसे भी नहीं है। लोकटक झील और त्योसोमोरिरी झील, ये बहुत बढ़िया नाम है, इसको ध्यान से पढ़ो। ये नाम मेरे को आज तक याद नहीं हुआ, 3 बार मेरे सामने आ गया। त्योसोमोरिरी, त्योसोमोरिरी, त्योसोमोरिरी झील कहां पर है? कौन बताएगा? कहां पर है त्योसोमोरिरी झील? कहां पर है? कौन बताएगा कमेंट करके? तो उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? ये आपको राइट आंसर देना है। उत्तरी पूर्वी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्या आंसर होगा भाई? लद्दाख में स्थित है। भावेश चौधरी बिल्कुल राइट। ये कहां पर स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख में स्थित झील है त्योसोमोरिरी झील, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, खारे पानी की झील है। डल झील श्रीनगर के अंदर है, श्रीनगर के अंदर है, ठीक है। और लोकटक झील कहां है? मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर कहां पर है? मणिपुर के अंदर है। और यही राइट आंसर इसका हो जाएगा, मणिपुर के अंदर है। और मीठे पानी की आप कह सकते हो पूर्वोत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण झील है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। लोकटक झील में एक तैरता हुआ उद्यान है, तैरता हुआ उद्यान है, तैरता हुआ उद्यान है। जो इस प्रश्न का आंसर दे देगा ना, मैं मान जाऊंगा उसकी इंडियन ज्योग्राफी ओके है। तैरता हुआ उद्यान है, उसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहा जाता है? तैरता हुआ उद्यान है, जिसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है। इस झील के अंदर तैरता हुआ एक उद्यान है जिसे किस नाम से संबोधित करते हैं?
जो भी इस प्रश्न का आंसर देगा मैं मान जाऊंगा। बहुत बढ़िया, अरे वाह, बुल लाम झाओ, शाबाश, गुड, बुल लाम झाओ, शाबाश। ये इतना फास्टली आंसर कैसे आ जाता है आपके पास? इतनी पढ़ाई कर रखी है क्या आप लोगों ने? अरस, बुल लाम झाओ, शाबाश, वेरी गुड। मोहित सर ने सबको रटा रखा है। मोहित सर कौन आ गए यहाँ पर? मोहित सर जिसने सबको रटा रखा है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो बुल लाम झाओ, बुल लाम झाओ तैरता हुआ उद्यान के नाम से संबोधित किया जाता है, जो लोकटक झील के अंदर है, मीठे पानी की झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। यदि हांगो चीन का शोक है तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? हांगो नदी चीन का शोक है तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। टस्कमोरी, पोंगसो, लद्दाख, सूरजजाल, रेनकुंड, चिल्ड्रन ताल हिमाचल, भीमकुंड, सात ताल रूपखंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केबुल लामजाओ बहुत बढ़िया। यदि शाम को तो किसको बोलते हो? कोसी नदी को। कंफर्म, क्यों कहते हैं? बहुत बढ़िया, कोसी नदी इज द राइट आंसर। बहुत सारे शोक हैं। अच्छा, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को, गजब। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा गया? उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बहुत सारे शोक हैं। अच्छा, राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? अलग अलग प्रश्न है चारों, एक पश्चिम बंगाल का शोक, एक उड़ीसा का शोक, एक राजस्थान का शोक, एक बिहार का शोक। और बहुत बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, आपको राइट आंसर देना है। महानदी, ठीक है, सबको पढ़ना है। निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? बताओ, उपनाम बताने ब्रह्मपुत्र नदी के। कौन सी नदी के ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? किस नदी को कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? फटाफट बताओ, कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जमुना इसको बांग्लादेश में कहते हैं, आपको पता है। शियोंग ये भारत में प्रवेश करती तब कहलाती है, प्रवेश करते समय क्या कहलाती? समय ये शियोंग कहलाती है। यारलुंग और जांगपो प्रवेश से पूर्व कहलाती है, प्रवेश से पूर्व। जब आप नामचा बर्मा पर्वत को पढ़ते हो, नामचा बर्मा पर्वत से पहले क्या कहलाएगी? यारलुंग जांगपो कहलाएगी। और तिब्बत के अंदर ये क्या कहलाती है? शांगपो कहलाती है। तिब्बत के अंदर क्या कहलाती है? शांगपो के नाम से संबोधित की जाती है। तो अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग नाम से संबोधित की जाती है ना। जमुना बांग्लादेश के अंदर कहलाती है, ये आपको सबको पता है। जमुना का कहलाती बांग्लादेश के अंदर कहलाती है। क्लियर है ये बात? बोलो एवरीवन।
एवरीवन क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आज के सेक्शन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास आपकी होनी है और शाम को मिलते हैं 6 से 7 में बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। और ध्यान रखिएगा, राजस्थान के वीडियो ग्राम सेवक वीडियो के अंदर जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो अड्डा 247 से कोर्स परचेज कर सकते हैं और Y384 कोड का प्रयोग करें। कितना? Y384 का प्रयोग करके आप ऐप परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीटली कोर्स नोट सीरीज और ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली है ना। इसके अलावा राजस्थान महापे का परचेज कर सकते हैं जिसमें सारे कोर्स आपको मिलने वाले हैं 1 साल की वैधता के साथ, है ना। और भी कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। शाम को मिलते हैं 6 से 7 में। राजस्थान ज्योग्राफी में यही टॉपिक है, नदी एवं परियोजना, है ना। कल मैंने परियोजना के तो सारे क्वेश्चन करा दिए, स्टॉप कर दिया। पहले बीच में आज एक इवेंट भी अपना, और ध्यान रखिएगा दिन में मिलेंगे 4 बजे एक इवेंट है और वो स्पेशल मॉक टेस्ट का इवेंट है ज्योग्राफी के संदर्भ में राजस्थान पुलिस के लिए और सभी के लिए। आप एक बार 4 से 5 के अंदर आना है सबको, है ना। कितने बजे आना है? 4 से 5 के अंदर मिलते हैं, 4 से 5 के बीच में मिलते हैं, 4 से 5 के बीच में सबको आना है ना, 4 से 5 के बीच में आना है। और आपको थोड़ा सा जानकारी वहां पे मिलेगी और क्वेश्चन सेक्शन अपन वहां पर करेंगे 4 से 5 के बीच में। तो सबको आना 4 से 5 में, फिर 6 से 7 की तो अपनी क्लास रहेगी, वो भी अपन अटेंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।